कानपुर से एक बेहद दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां काका देव कोचिंग मंडी के निजी गर्ल्स हॉस्टल की तीसरी मंजिल पर रहने वाली वार्डन, जो कि ब्राह्मण वर्ण से संबंधित हैं, सोमवार को शाम कमरे में लहूलुहान हालत में निर्वस्त्र मिली। उसे हैलट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां देर रात उसकी मौत हो गई। पुलिस ने वारदात के वक्त कमरे में मौजूद वार्डन से टिफिन ले जाने वाले युवक, उसके पिता, भाई व उसके दोस्त समेत 5 लोगों को पूछताछ के लिए उठाया। देर रात महिला के भाई की तहरीर पर पुलिस ने टिफिन लाने ले जाने वाले युवक के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर दुष्कर्म की धारा भी बढ़ाई गई। वार्डन की बेटी के अनुसार घटना के वक्त वह दूध लेने गई हुई थी। पौने घंटे बाद लौटी तो कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था। खटखटाने पर भी दरवाज़ा नहीं खुला तो उसने हॉस्टल में नीचे मंजिल पर रहने वाली गोरखपुर की एक युवती, जो कि फार्मासिस्ट का काम करती है, उसको बुलाया। दोनों दरवाज़ा खटखटाने लगी। इस बीच अंदर से मसवानपुर निवासी युवक ने गेट खोला और भाग निकला। बेटी के अनुसार मां निर्वस्त्र हालत में अचेत पड़ी हुई थी। बिस्तर पर खून ही खून फैला हुआ था। पास की दीवारों पर खून की छींटे थे। आरोपी की शर्ट, बाह और पैंट पर भी खून के निशान थे। मां के कपड़े कमरे में किनारे पड़े हुए थे। भाई को घटना की जानकारी देने के बाद वह मां को निजी अस्पताल में ले गई, जहां से उसे हैलट अस्पताल भेज दिया गया, क्योंकि इसकी हालत बहुत गंभीर थी, जहां देर रात उसने दम तोड़ दिया। बेटी ने बताया कि मां की आंख के नीचे और चेहरे पर चोटों के निशान थे। प्राइवेट पार्ट से भी खून बह रहा था। बेटी के अनुसार मां हॉस्टल की देखरेख के साथ साथ टिफिन भी बनाती थी। कमरे से निकलकर भागने वाला युवक घर से रोज 10-12 टिफिन सप्लाई के लिए ले जाता था। सब्जी भाजी लाने का काम भी करता था। परिजनों ने डॉक्टर के पैनल से पोस्टमार्टम कराने की मांग की है। मूल रूप से हरदोई की रहने वाली 35 वर्षीय महिला वर्ष 2018 में पति की मौत के बाद करीब 3 साल पहले हॉस्टल में वार्डन का काम कर रही थी। वह हॉस्टल की तीसरी मंजिल पर बने कमरे में बच्चों के साथ रहती थी। 4 बच्चों में 16 वर्षीय बेटी के अलावा 17 वर्षीय बड़ा लड़का पूजा पाठ करवाता है। वह सोमवार को हमीरपुर में था। दूसरा 12 वर्षीय बेटा शहर के बाहर रहने वाली मौसी के घर रहकर पढ़ाई करता है। 11 वर्षीय बेटा एक मंदिर के गुरुकुल में रहकर पुरोहित का काम सीख रहा है। सोमवार शाम को कमरे में महिला व उसकी बेटी थे। अब आपको बता दें कि पुलिस ने जो कहानी सुनाई है उस पर कितने सवाल उठे हैं। पुलिस का कहना है कि ब्राह्मण महिला की हालत शराब पीने से बिगड़ी, लेकिन हॉस्टल मालिक के अनुसार 2.5 साल से महिला हॉस्टल में रह रही थी। वह अक्सर उससे मिलने आती थी, पर वह कभी नशे में नहीं थी। मृतका के बच्चों और हॉस्टल के लोगों ने महिला के शराब पीने की बात से इनकार कर दिया। इसका मतलब पुलिस की थ्योरी में झोल ही झोल है। उत्तर प्रदेश की पुलिस कितना नीचे गिर चुकी है, ऐसा लोगों ने कहा है। वहीं कोई भी महिला कितनी भी बीमार हो, लेकिन गैर मर्द के आगे कपड़े कैसे उतारेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने कहा कि महिला ने अपने कपड़े खुद उतारे। अंदर से कमरे में टिफिन लाने व ले जाने वाले युवक क्या कर रहा था, इस बारे में पुलिस ने पूछताछ करने से बिल्कुल मना कर दिया। महिला के साथ रहे युवक से अगर कुछ गलत नहीं किया है तो भागा क्यों, यह भी एक पुलिस की पूछताछ में सामने आ सकती थी बात। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस को तो मामले को दबाना था, क्योंकि युवक और ऐसा लोगों ने आरोप लगाया है कि पुलिस से उसकी साठगांठ थी, एक ही बिरादरी से संबंधित थे। महिला की तबीयत बिगड़ने पर युवक इसे अस्पताल लेकर क्यों नहीं गया, यह भी पुलिस या थ्योरी के सवाल को नज़रअंदाज करता है। बेटी और फार्मासिस्ट के दरवाज़ा खटखटाने पर उसने खोलने में देर क्यों की, यह भी एक सवाल खड़े करता है। यानी पुलिस की जो कहानी है कि महिला शराब पिए हुए थी और खुद ही उसने अपने कपड़े उतार लिए, इस पर झोल है। अब पूरी बातें आपको पुलिस या थ्योरी की कहानी बिल्कुल बेकार है। पुलिस की लचर कहानी एकदम बेकार है, ऐसा लोगों का मानना है, क्योंकि काका देव गर्ल्स हॉस्टल में वार्डन की मौत के बाद पुलिस की थ्योरी ही बेहद लाचार और उलझाऊ नजर आ रही थी। कभी पुलिस कह रही थी कि महिला की हालत अधिक शराब पीने से बिगड़ी,
कभी कह रही थी महिला को पहले से ही ब्लीडिंग की समस्या थी और पहले भी उसकी एक बार ऐसी हालत हो गई थी। काकादेव थाना प्रभारी मानवेंद्र सिंह का कहना है कि पहले परिजनों ने घर पर ही इलाज कराया था, तब भी उसकी ऐसी हालत हुई थी। सोमवार को भी उसकी मौत तबीयत बिगड़ने से हुई और महिला ने अपने कपड़े खुद उतारे और कूलर के सामने लेट गई होगी। वहीं पुलिस अफसर मान रहे हैं कि नशे की हालत की वजह से वह अस्पताल नहीं जा सकी, इसलिए कमरे में अपने कपड़े उतारकर बिस्तर पर लेट गई। अब यह है पुलिसिया थ्योरी। वाह क्या बात है। लेकिन आम जनता ने पुलिसिया थ्योरी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वही मृत महिला की बेटी का कहना है कि उसकी मां की दुष्कर्म के बाद हत्या की गई है। मां की आंखें, माथे, गाल व पैर पर चोटों के निशान थे, गले पर भी निशान थे जिससे लगता है कि गला दबाया गया। बेटी ने बताया कि आरोपी अपने भाई और दोस्त समेत 4 लोगों के साथ आया था। मां ने उन्हें दिवाली की मिठाई खिलाई। इसके बाद युवक ने उसे दूध लाने भेज दिया। साथ गए आरोपी के दोस्त भाई व एक अन्य युवक दुकान बंद होने पर वापस आ गए थे और फिर चले गए। वह घर लौटी तो कमरे का दरवाज़ा बंद था। दरवाज़ा खटखटाने पर अंदर से आरोपी बोला कि तुम्हारी माँ सो रही है, तबीयत ठीक नहीं है, 10 मिनट रुक जाओ। और उसके बाद वह दरवाज़ा खोला और तुरंत भाग खड़ा हुआ। तो कुल मिलाकर के पुलिसिया की कहानी में आम जनता ने कहा कि झोल ही झोल है। अब देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ पुलिस इस ब्राह्मण महिला को न्याय दिलाती है या झोल ही झोल में खोल बन के रह जाती है। वो आया, कल टिफिन नहीं जाने थे फिर भी वो आया। उसके बाद उसने मुझे बोला कि दूध का पैकेट ला दो, तो मैंने उसे मना किया। तो वो 3-4 बार मना किया तो वो नहीं बोला। कहने लगा चले जाओ चलो। तो मम्मी ने भी कहा ठीक है ला दो। फिर मैं गई, उनके मतलब एक भैया 2 भैया और भी थे, एक रोहित यादव और रिंकू यादव उसका भाई अर्जुन यादव का। तो वो दोनों मेरे साथ ही दूध का पैकेट लेने गए थे। उसके बाद मैं जब आई 10 मिनट बाद तो मतलब उसमें लॉक लगा हुआ था अंदर से, तो उन्होंने खोला नहीं। उन्होंने कहा कि मतलब 10 मिनट बाद आना। काफ़ी देर तक बजाई, फिर बोले कि 10 मिनट बाद आना। तो हम बाहर ही खड़े रहे। फिर 5 मिनट बाद फिर मतलब नॉक किए तो नहीं आए। फिर मेरे हॉस्टल में एक रहती है लड़की नेहा सिंह, फिजियोथेरेपिस्ट है रेजेंसी में। तो वो जब आई ड्यूटी से उसके बाद मतलब उन्होंने नॉक वॉक किया तब भी नहीं खोले। फिर उन्होंने कॉल किया 3 से 4 बार किया, तो फिर उठाई वो लास्ट बार उठाए। तो बोले मतलब दीदी बोली कि मंजू दीदी कहाँ है। तो वो बोले कि मतलब मंजू सो रही है, हम नहीं आएंगे, गेट खोल लें। तो दीदी कहें कि आपके पैरों में मेहंदी लगी हुई क्या जो आप नहीं आएंगे। फिर वो उसके बाद भी 6 मिनट बाद आए। फिर मैंने देखा कि मतलब वो उनकी टी शर्ट पे जब वो गेट खोले उनकी टी शर्ट पे ब्लड था। मैं जल्दी से भाग के गई। मैंने देखा कि मतलब मम्मी कपड़े नहीं पहनी हुई थी। मुझे रेपिस्ट वाला काम लग रहा था। उसके बाद मैंने भाई को कॉल किया। उसके बाद भाई को बताया मैंने जो कंडीशन थी। तो भाई ने बोला कि मतलब जाके पहले हॉस्पिटल जाओ, उसके बाद देखेंगे क्या होगा। माँ के शरीर पे कहाँ चोट थी, किस तरीके की चोट थी? आँख पे मारा गया था, बहुत ज़्यादा ब्लैक थी, फॉरहेड भी ब्लैक था और गाल भी ब्लैक था। उसके बाद पैर कटे हुए थे, गर्दन में भी उंगली के निशान थे। जी पुलिस को सूचना हमने जब यहाँ पे मतलब हॉस्पिटल में बोला गया कि FIR हुई है या नहीं, तब हमने बोला है। हाँ 5 लोग पकड़े गए हुए हैं। रिंकू यादव, आशीष यादव और राम प्रकाश यादव अर्जुन यादव के पापा और दोनों भाई। जी बिल्कुल। क्या घटना हुई आपको क्या लगता है? मुझे लगता है रेपिस्ट है और बहुत ज़्यादा कड़ी सजा मिलनी चाहिए उसे। बिल्कुल। देखिए विषय ऐसा नहीं है। प्रारंभ में हॉस्पिटल से सूचना दी गई थी और हॉस्पिटल से सूचना आई थी कि एक व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट होने आया है जो कि पुलिस केस है। पुलिस वहाँ पे पहुँची। पुलिस ने वहाँ पर प्राइमरली चीज़ों को एग्जामिन किया, डॉक्टर से बातचीत की और चूँकि वहाँ पर उस महिला की मृत्यु हो चुकी थी तो उसके बाद आवश्यक जो पंचायतनामा की कार्यवाही है और जो परिजनों से बातचीत, बयान, इन्वेस्टिगेशन एंड सब्सिक्वेंटली पोस्टमार्टम और उसके बाद मुकदमा दर्ज करने की जो कार्यवाही है वो पुलिस ने किया। तो इनिशियली 302 में मुकदमा दर्ज किया गया था मर्डर में, बिकॉज वहाँ पे जो सीन ऑफ क्राइम पे चीज़ें दिखाई दी थी, कमरे में ब्लड दिखाई दिए थे, बेड पे ब्लड स्टेन दिखाई दिए थे, रूम में ब्लड के छींटे दिखाई दिए थे, बॉडी पे इंजरी दिखाई दी थी जैसा कि हमें डॉक्टरों ने बताया था।
और जैसा कि पोस्टमार्टम होने के पूर्व हमारे पास साक्ष्य तथ्य इत्यादि उपलब्ध थे, 302 में मुकदमा दर्ज किया गया था और 302 में मुकदमा दर्ज करके अभियुक्त गण जो हैं उनको हिरासत में लेकर के उनसे पूछताछ शुरू की गई। यहाँ पे जो भी अक्यूज, जो मेन अक्यूज है वो गिरफ्तार किया जा चुका है और मेन अक्यूज मेंटली ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। और जो हमारे पास पूछताछ की मेथडोलॉजी है, जो अवेलेबल हमारे पास टेक्निक है, हमने उसका लगातार प्रयोग किया है। चूँकि अभियुक्त मानसिक रूप से बहुत मजबूत है और एक अलग श्रेणी का अभियुक्त है, तो वो समय ले रहा है और हर केस में इस प्रकार की अलग अलग स्थितियां होती हैं। हमने अब तक जो पूछताछ किया है उसमें कुछ एक चीज़ें उसने ज़रूर बताई हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी तक उसने नहीं बताया है। मानसिक रूप से मजबूत इस अभियुक्त की पुलिस अभिरक्षा में लिए जाने की प्रार्थना भी हम माननीय न्यायालय से कर रहे हैं। उसके दौरान भी हम पूछताछ करेंगे और अगर आवश्यक हुआ तो हम इनकी ब्रेन मैपिंग टेस्ट, इनका लाई डिटेक्टर टेस्ट और जो भी हमारे पास साइकोलॉजिकल और अदर टेक्निक्स अवेलेबल हैं इंटरोगेशन के, हम सबका प्रयोग करेंगे जिससे हम सारी चीज़ों को समझ सकें। बच्चियों का बयान हुआ है, वहाँ पे जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनका बयान हुआ है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जैसे ही सेक्सुअल असॉल्ट की चीज़ सामने आई है, सेक्सुअल असॉल्ट का तथ्य सामने आया है और जो इंजरी फर्दर पोस्टमार्टम में आफ्टर पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन डॉक्टर्स के द्वारा बताई गई है, उसके अकॉर्डिंगली हमने सेक्शन जो है इस विवेचना में ऐड किया है और अब यह विवेचना 302 और 376 क के अंतर्गत की जा रही है। यहाँ पे जो और भी 2-3 लोग हैं उनके रोल को हम एग्जामिन कर रहे हैं। जैसा कि बयान में बच्चियों के आया है कि उस बच्ची को लेकर के ये लोग बाहर घुमाने गए थे, तो देयर मे बी सिचुएशन कि दैट दे वर अवेयर अबाउट द सिचुएशन। हम उस कॉन्स्पिरेसी की, उस अवेयर होने की और सभी चीज़ों से अवगत होने की जांच कर रहे हैं, टेक्निकल, ह्यूमन इंट बेस्ड और पूछताछ के द्वारा भी। जो भी उसमें आएगा तथ्य उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। दिस इज वेरी सीरियस केस, पुलिस इज वेरी सीरियस ऑन दिस। हमने किसी भी चीज को छुपाने का कार्य यहाँ नहीं किया है। कानपुर पुलिस ने सभी तथ्यों पर इन्वेस्टिगेशन किया है, अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, अभियुक्तों का रिमांड लिया जाएगा, आवश्यकता अनुसार ब्रेन मैपिंग टेस्ट, आवश्यकता अनुसार नार्को टेस्ट इत्यादि भी हम करने जाएंगे और हमारी कोशिश होगी कि इस जघन्य घटना का हम तेजी से विवेचना करते हुए इसके फास्ट ट्रैक विचारण के लिए भी हम माननीय न्यायालय के समक्ष आवेदन करें। सभी साक्ष्यों को तरतीबवार ठीक प्रकार से हम इकट्ठा कर रहे हैं। हम इस विवेचना को मजबूत तरीके से पूरा करेंगे जिससे कि कोई भी कमी इस विवेचना में ना रहे।